बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाउ आई कॉप्ड, इसका मैं एवरी संडे एक एपिसोड अपलोड करता हूँ। ये बेसिकली हमारी एक सीरीज़ है, हमारी एक पॉडकास्ट की सीरीज़ है जो हमने शुरू की हुई है, और इसमें हम उन लोगों का जिक्र करते हैं, उन लोगों की स्टोरीज़ को शेयर करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों को हराया और अपनी ज़िंदगी में मैनेजमेंट सीखी और अपने ऊपर स्किल्स हासिल की कि आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, ये स्किल्स ही होती हैं जो हमें सीखना पड़ती हैं। तो एवरी संडे जो है इसका एक एपिसोड अपलोड होता है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं पूरा वीक बहुत ज़्यादा बिजी रहा शादियों के इवेंट्स में। तो आज मैं फ्री हुआ हूँ, तो आज जो है इसका एक और एपिसोड मैं बना रहा हूँ। बेसिकली शादियों के हवाले से बात की जाए तो जो आजकल शादियां हो रही हैं, लिटरली यार मेरा ज़रा दिल नहीं करता ऐसी शादियों में जाने पे। मतलब हम लोग टोटली इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, कोई इस्लामिक तालीमात फॉलो नहीं कर रहे, माँ सिवाय एक निकाह के रस्म के और कोई भी रस्म इस्लामिक रसूमात में से नहीं होती। आजकल की हमारी शादियों में बड़ा लिटरली बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट होता हूँ जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ और अपने इर्द गिर्द के लोगों से बातें करता हूँ। तो फिर वो भी ये कि कहते हैं जी असी की कर सकने, असी तो कुछ भी नहीं कर सकते, असी बहुत कुछ कर सकने, फ़र्क है कि असी करना नहीं चाहते। बट किसी एक को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। वो किसको स्टार्ट करना पड़ेगा? मैं समझता हूँ मुझे अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं क्या करने की सोच रहा हूँ वो मैं अभी बता देता हूँ कि मेरा एक ख्वाब है कि यार निकाह बड़ा सिंपल सा हो, जना बड़ा मुश्किल हो जाए, माशरे में इतना मुश्किल जना हो जाए कि कोई बंदा जना की तरफ ना जाए, हर बंदा निकाह की तरफ जाए। आजकल आप देखते हैं शादी ब्याहों में औरतें नचाने का रवाज है। सॉरी टू से वो नाचने वाली गश्ती हो जाती है और उसको देखने वाले हाजी साहब हो जाते हैं। मेरी यहाँ मेंटालिटी बड़ी डिफरेंट है। मैं समझता हूँ इसका ज़िम्मेदार एक मर्द ही होता है। मर्द ही होता है जो औरत को नचवाता है और मर्द ही होता है जिसके लिए औरत नाचती है, और मर्द ही होता है जिसकी वजह से औरत नाचती है। तो फिर माशरे में औरत कैसे बुरी हो सकती है? मैं सॉरी टू से अपनी औरत को कभी बुरा नहीं कहता, मैं मर्द को बुरा कहता हूँ। तो इसलिए मुझे शादियों पे जाके कोई कंफर्ट फील नहीं होता। मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। मुझे लगता है कि यार मैं किस जगह पे आ गया हूँ। लेकिन बात वही है कि दुनिया है, रस्म व रिवाज हैं, और इन्हीं रस्म व रिवाज ने तो हमारे पाँव के ऊपर बेड़ियाँ बांधी हुई हैं कि हमें गलत और सही में फ़र्क करना भूल गए हैं। हम नज़र नहीं आता, बाद दफ़ा हमें पता भी होता है, लेकिन हम इस बेड़ियों की वजह से हम फ़र्क नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली सोचना पड़ेगा, जिस माशरे में निकाह 30 लाख का हो और जना 30 रुपए का हो, तो फिर लोग जना की तरफ आएंगे, निकाह की तरफ कहाँ आएंगे? आपका और मेरा बेसिक फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने घर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। कैसे करें इंशाल्लाह लेटर ऑन इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं पूरा इस पे एक प्लान कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। नाउ बैक टू द टॉपिक, और टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हाउ आई कॉप्ड की ये एक सीरीज़ जो चल रही है, बेसिकली बहुत से लोग ना थोड़े से कंफ्यूज हैं, ज़रा। तो मैं यहाँ थोड़ी सी एक ना उनको वजाहत देना चाहता हूँ। ऐसी ये चीज़ें नहीं है कि आप एक दिन करेंगे ठीक हो जाएंगे, और ये चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि आप 100 डेज़ करेंगे तो आपने फिर सारी ज़िंदगी नहीं करनी। मेरा 1% एक फार्मूला है, उसको आप पूरी वीडियो को देखें, उसके लॉजिक को समझें। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके 10 दिन अच्छे हैं और आपका 11वां दिन बुरा है, तो आप अपने आप को कोसने की बजाय, उस एक बुरे दिन को देखने की बजाय उन 10 अच्छे दिनों को देखें। 1% का लॉजिक क्या है कि आपने हर दिन सोचना है कि मैं 1% अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, और मैंने 1% अपने आप को ठीक किया। तो जिस दिन नहीं होगा उस दिन आप समझे कि मैंने जब 1% ठीक हुआ हूँ, तो अगर एक दिन बुरा आ गया तो उसमें कहें कि मैं एक दिन मेरा 1% बुरा हुआ है, यानी कि 1% जो मैंने लेना था रोज़ाना। फ़र्ज़ करें, मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि आपकी एक दुकान है, आपने उस दुकानदार को दुकान दे दी है रेंट पे 1 रुपया रोज़ाना किराए पे। आप उससे रोज़ाना 1 रुपया लेते हैं। एक दिन वो आपको कहता जी कि आज मैं आपको 1 रुपया नहीं दे रहा, मेरे पास आज 1 रुपया नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि जी इसने मुझे पिछले जो 20 दिन पैसे दिए, इसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। कौन यार, आप लोग यही तो कर रहे हो, अपने आप को यही कह रहे हो कि वो जो 20 दिन है, इसने 20 दिन भी तो मुझे पैसे नहीं दिए, या अब मुझे कौन से पैसे दे रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड।
वो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपसे खुदा की कसम, आज वो लोग मुझसे मिलते हैं जो कहते थे तू पागल हो जाएगा, आज वो लोग मुझसे मिलते हैं जो कहते थे तू खुदकुशी कर लेगा और तू तो कुछ बन नहीं सकता ज़िंदगी में, तू क्या बनेगा, अबे जा, तेरे से बेहतर लोग बैठे हैं। आज वो लोग मिलते हैं, पर मेरे अंदर गरूर नहीं होता। मैं उनसे मिलता हूँ, प्यार करता हूँ, कदर करता हूँ उन लोगों की, कि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं यार, दोस्ती का भी हो, दुश्मनी का भी हो। बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। दुश्मन आपको कुछ बनाने के लिए आते हैं और आज के दोस्त आपको सिर्फ खाने के लिए आते हैं। दिस इज़ रियलिटी, कीप इन माइंड। एनी हाउ यार, चीज़ें नामुमकिन नहीं है, समझ नहीं आती कि मैं लोगों को समझाना कुछ चाहता हूँ, वो कुछ और समझ लेते हैं। चंद लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जो है ना वो समझ लेते हैं चीज़ों को, और वो जो बेचारे चंद समझ लेते हैं फिर उनके लिए बड़ा दुख होता है कि यार इनको मैं कह कह के थक रहा हूँ, बस करना नहीं है, बस करना नहीं है, अपनी एफर्ट नहीं लगानी और समझना है कि ये बंदा हमारे घर आए, हमारी उंगली पर पकड़े और हमें चलना सिखाए। ऐसे नहीं हो सकता यार, ऐसे नहीं हो सकता। ये हाउ आई कॉप्ड की सीरीज़ इसलिए शुरू की गई है कि मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट किया जाए, मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ से निकाला जाए। यार मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी वॉइस मेल्स है मेरे पास, आप सुने आप हैरान हो जाएं कि यार ये लोग निकल कर आ गए हैं। अभी हमारी एक और इससे एडवांस सीरीज़ चलने वाली है इंशाल्लाह विद फ्यू वीक्स और मे बी फ्यू मंथ्स के, ये तो अल्लाह को ही पता है कि कब वो लॉन्च होगी, लेकिन हम उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, लेकिन ये जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं ये भी आपको बड़ी चीज़ें क्लियर कर रही हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। जो मैं कहता हूँ बड़े सादा अल्फाजों में कहता हूँ, कोशिश करें कि जिस तरह मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको उस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ना कि उस चीज़ में कोई बुरी चीज़ तलाश लें। हमारा दिमाग ना बड़ा मज़े का दिमाग है, मतलब अल्लाह ताला ने बड़ा अमेजिंग दिमाग हमें नवाजा है कि हमारे लिए बड़ा आसान है कि अच्छी चीज़ में से बुरी चीज़ निकालना, और बड़ा मुश्किल है अच्छी चीज़ में से अच्छी चीज़ निकालना। दर हकीकत डर है ना, डर हर चीज़ के साथ हम लिंक कर देते हैं, नेगेटिव इमोशन हम हर चीज़ के साथ लिंक करते हैं। ये बड़ा आसान होता है, डर के अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन है, डर के अंदर ज़्यादा क़ुव्वत है, वो जल्दी निकल जाता है। जो पॉजिटिव होता है वो हमें खुद तलाश के निकालना पड़ता है, हमें खुद उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सम टाइम हमें अपनी सादत को बहुत वक्त लगा के डेवलप करना पड़ता है। यही वक्त मैं चाहता हूँ आप लोग लगाएं, यही वक्त मैं चाहता हूँ आप खुद पे इन्वेस्ट करें, खुद पे स्पेंड करें, खुद को बनाएं। यार आप अपनी गाड़ी के खुद ड्राइवर हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं, ज़िंदगी को मिटा भी सकते हैं। बड़े लोग आएंगे, कहेंगे बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उन्हें कहें यार ठीक है जनाब, सुनो सबकी, करो दिल की, जो बात सच है वो सच है, उस पर रह के करो, इंशाल्लाह सबसे हो जाएगा। जो कहेगा नहीं होता ना, जो कहेगा कोई निकल ही नहीं सकता, उसको इस चैनल का लिंक दे देना, उससे कहना ये बंदा निकला है, इसकी वजह से हज़ारों लोग निकले हैं, वो हज़ारों निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकल सकता। यू आर नॉट स्पेशल इन दिस वर्ल्ड के जो तुम्हें हो गया वो किसी को नहीं होता। कमन यार, मैं भी यही सोचता था कि यार मुझे जो हो गया ना वो शायद किसी को नहीं हो सकता, मैं तो शायद कभी निकल नहीं सकूँगा। अभी मैं आज से कुछ चंद साल पहले की बातें अपनी सोचता हूँ ना, अक्सर मैं अपनी बेगम के पास बैठ के बात करता हूँ कि यार मेरे लिए बड़ा इम्पॉसिबल था। तो बेगम साहिबा चूँकि इन चीज़ों से नहीं गुजरी, अल्लाह ना करे कि वो कभी गुजरे भी, तो वो अक्सर कहती है, मैं आपको कहती थी ना ये सब चीज़ें तो बड़ी आसान है, ऐसे हो जाती हैं, ऐसे हो जाता है। लिटरली वो कह तो आल्दो के अपनी जगह पे ठीक ही रही होती है, लेकिन उस तरह वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उस बेचारी ने ये नहीं देखा तो उसको नहीं पता। तो जो हमारे करीब सबसे होती है वो हमारी बेगम होती है। तो हमारी बेगम भी नहीं समझ पाती, हमारे माँ बाप भी नहीं समझ पाते, बहन भाई भी नहीं समझ पाते, बनिस्बत ये कि आप इतने लोगों को समझाने बैठो, जो अपने अंदर एक है उसको समझा लो तो बेहतर ना हो जाए, उसको मना लो तो बेहतर ना हो जाए। लोगों को समझाने बैठोगे ना, बिल्ली भी नहीं समझेंगे, खुद को समझाने बैठोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। यार ये तुम्हारी ज़ात वो बच्चा है जिसको तुमने जो बना दिया तो बना दिया, इसको अच्छा बनाना है बुरा बनाना है तुम पे डिपेंड करता है। तुम लोगों से नहीं पूछो, तुम लोगों को नहीं बताओ कि अपने ईमान से बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ने कभी बताया कि तुम अच्छे हो या बुरे। लोगों को अच्छाइयाँ ही करते हैं ना, तो तुम अपनी बुराइयाँ क्यों करते हो लोगों के सामने। समझो इन चीज़ों को, तुम्हारे सिवा और तुम्हारे रब के सिवा कोई नहीं है यार, कोई नहीं बनने वाला। लिटरली माँ बाप भी नहीं समझ पाते। सो जब वो नहीं समझ पाते तो उनसे बढ़कर कौन सा रिश्ता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मुझे तनकीद करने की बजाय, मुझे पॉइंट आउट करने की बजाय जो मैं बात कर रहा हूँ उसको फॉलो करो। मेरी ही बातों पे अमल करके ये लोग नहीं कर रहे हैं, और भी लोग नहीं कर रहे हैं, और बड़ी वॉइस मेल्स है मेरे पास। आप भी अपनी वॉइस मेल शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, भाई की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। आज की सक्सेस स्टोरी मैंने थोड़ी सी ज़रा लॉन्ग ली है कि मैं चाहता था कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि ये चीज़ें कैसे जो है वो आपकी लाइफ को डैमेज करती हैं और कैसे आपकी पकड़ में दोबारा आती हैं, कैसे आपके कंट्रोल में आते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कामरान भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी वीडियो की वजह से मैं अपनी एंग्ज़ायटी को कंट्रोल कर पाया और समझने का मुझे मौका मिला कामरान भाई की वीडियोस की वजह से। अरे नहीं, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस सब से निकल कर बाहर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है लिटरली यार। एक बंदा मेहनत कर रहा और उसकी मेहनत का सिला उसको मिले ना तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। तो शुक्रिया आपका कि आपने मेहनत की और आपने इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल के बाहर फेंक दिया। कि भाई ये एंग्ज़ायटी, ये पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। हम्म अपनी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी तो मुझे बचपन से ही है। जब मैं 2004 नवंबर की बात है, जब मुझे पैनिक हुआ पहली दफ़ा। हुआ यूँ कि घर में ही था मैं, तो अचानक से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हुई, घबराहट होने लगी। घर वालों को बताया कि मेरी एज थी 8 साल की। तब से मुझे ना मसला हुआ। तो ये ऐसा कोई फिर चलता रहा 5-6 महीने तक, ये पैनिक होता रहा मैं। तो फिर अपने स्कूल दोस्तों में मसरूफ़ हो गया, तो ये चीज़ मैं भूल गया कि मुझे पैनिक अटैक होता। तब तो पता भी नहीं था इस चीज़ का। ठीक है। पैनिक तब तो यूट्यूब भी नहीं होती थी, इतना पता भी नहीं चलता था। 5-6 महीने जो है मुझे हुआ ये सब मसला। फिर मैं भूल गया। फिर मुझे मसला हुआ 2015 में, जब मैं हॉस्टल में था, तो मुझे पैनिक अटैक हुआ। तब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार मुझे ये मसला है। तो उन्होंने फिर साथ ही हॉस्पिटल में ले गए, ब्लड प्रेशर उन्होंने चेक किया, तो ईसीजी की, सब नॉर्मल ठीक था। टैबलेट वगैरह दे के ये लेके आप सो जाओ। तब की ये बात है, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हमारी सोने की रूटीन जो थी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोना और सुबह 8-9 बजे उठना। सोने के लिहाज से जो है नींद बहुत कम थी हमारी। खैर इस चीज़ को इग्नोर किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई 2015 में, मैंने पुरानी बात भी याद नहीं की यार मुझे बचपन में ये चीज़ हुई थी, अभी फिर हो रही है। खैर मैंने किसी से कोई बात भी नहीं की, सब ठीक चलता रहा। मैं अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज में मसरूफ़ हो गया। तो फिर जो है 2019 में मेरे साथ यही हुआ। नमाज़ पढ़ रहा था, तब मेरे साथ मसला ये था, मैं बहुत परेशान था अपनी जॉब की वजह से। लॉन्ग लीव पे था मैं। कंपनी जो है उसका कोई मसला हो गया था, तो उन्होंने सब एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग लीव पे भेज दिया। ठीक है, तो 1 साल से मैं घर बैठा रहा, कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बैकग्राउंड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बंदा जब अच्छा कोई जॉब कर रहा हो और बैठ जाए घर में, तो हो जाता है किसी के साथ। तब मेरे साथ यही हुआ था। नमाज़ पढ़ रहा था मैं, तो नमाज के दौरान ही मुझे ये हो गया। तो हर किसी के साथ हो जाता है। फिर मैं घर आ गया। घर आके मैं डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब गया, उन्होंने बीपी चेक किया, ठीक है। ईसीजी फिर करवाई मैंने, सही है, ईसीजी भी सही, ठीक है। फिर सब नॉर्मल चलता रहा। रात को फिर मुझे पैनिक अटैक हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल में गया। फिर मज़े की बात है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल। मैं यही सोचता था कि मेरा बीपी हाई है या मेरा बीपी लो हो गया, मैं यही समझता था। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाता, तो खैर ऐसे ही 2-4 रातें मैंने गुजारी। तो अब्बू ने कहा कि अपने टेस्ट वगैरह करवाओ, कोई मसला ना हो। तो मज़े की बात ये है, सब टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है
नेगेटिव निकले। ठीक है, तो ये भी चलो हो गया कि भाई मुझे कोई बीमारी नहीं है, दिल का भी मसला नहीं है, ईसीजी भी करवाई। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये चीज़ें ना तो टेस्ट रिपोर्ट्स में आती हैं, ना कुछ इस तरह की चीज़ों में आती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहली दफ़ा में ही ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जिसको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो बेटर इज़ दिस कि जब आपको ये चीज़ें डायग्नोज हों या आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस पे मेरी 2 वीडियोस बनी हुई हैं, एंजाइटी टेस्ट पे और डिप्रेशन टेस्ट पे। सबसे पहले आप वो टेस्ट करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, उनका वो टेस्ट करवाएं, और अगर कुछ ऐसा हो जाए, पॉजिटिव आए वो रिपोर्ट्स, और बेसिकली मैंने दोनों के 10-10 के स्केल्स रखे हुए हैं, तो घबराना नहीं है यार, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब हो जाता है, सब हो जाता है, सब इंसान के कंट्रोल में है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। बहरहाल आगे सुनते हैं भाई क्या कहते हैं। तो ऐसे चलता रहा। मैंने यूट्यूब नहीं देखी उस टाइम, यूट्यूब नहीं वो शुक्र करता था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना, अभी यूट्यूब में मैंने सर्च किया कि ये क्यों होता है। मैंने काफ़ी डॉक्टर से जो है इसका इलाज करवाया, कोई कहता आपको क्या मसला है, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। खैर तब मेरा जो है मैदे का मसला था, स्टमक प्रॉब्लम था मेरा ना, तो मैंने फ्रूट्स वगैरह और यही रूटीन पे आ गया। मैं फ्रूट्स खाता, टाइम पे खाना खाता, मुझे घर वाले मोबाइल छीन के रात को 9 बजे सुला देते, और खैर मैं कुछ हद तक ठीक हो गया था। लेकिन फिर मैं वही अपनी रूटीन पे आ गया कि मैं जो है 12-1-2 बजे सोता और सुबह 9 बजे उठ जाता। मुझे कोई पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं फिर जॉब पे गया कराची। जॉब पे जब जाता तो वहाँ पे जो रूटीन थी जॉब की, रात को 12 बजे 11 बजे घर आना और सुबह 8-9 बजे फिर उठ जाना, फिर मेरी नींद जो डिस्टर्ब होगी। जो पैनिक अटैक मुझे होते थे दिन में एक बार, तब मुझे 10-15 बाद जो है पैनिक अटैक का सामना करना पड़ जाता जब मैं कराची में था जॉब पे। तो तब मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया इस बारे में, तो वहाँ पे मुझे एक और दोस्त भी मिले। उन्होंने भी कहा कि यार मेरे साथ भी यही मसला होता था, मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, उसने ये इलाज किया। 10-10 15-15 बार, और अक्सर लोग तो एक बार पैनिक अटैक से डर जाते हैं और एक बार डर रहे होते हैं। इवन मैंने भी तो आपको पहले बताया था ना कि मेरे ऊपर तो 24 घंटे ही पैनिक अटैक की कैफियत रहती थी। तो अब ये भाई खुद कह रहे हैं कि इनको 10-15 एक दिन में आते थे, तो मतलब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ें वो नहीं है कि आप कहें जी कि आपको बहुत आते थे जी, हमें तो इतने, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत से लोगों को बहुत आते हैं। बात वही है कि जो जहाँ जितना ख़ुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, जान लेता है, वो उतना ही ख़ुद को कंट्रोल कर पाता है। तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ये जो मैं आपको फेरी टेल्स नहीं सुनाता, ये कहानियाँ मैं बैठ के लिखता नहीं हूँ, ये बहुत से लोगों के साथ होती हैं। तो जो होती है वही मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल आगे सुनते हैं। अभी भी मेरा ये मसला चल रहा है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, कामरान भाई की पहली वीडियो देखी मैंने कि ये पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन होता है। तो वहाँ से मुझे बहुत सारा हौसला हुआ कि यार ये बंदा है जो 7 साल डिप्रेशन में रहा है, और मैं तो अभी तो 5-7 महीने हुए हैं, क्या मैं कवर नहीं कर सकता इस चीज़ को। खैर मुझे बड़ा हौसला आ गया। एक सेकंड यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। बेसिकली ये अरसा 7 साल नहीं था, लोग यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में भी बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ थी वो मैंने इस तरह करी कि मैं आपको उसकी क्लियर वजाहत अब बता देता हूँ। तो पहले भी बताई है, लेकिन फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये भाई बचपन से एंजाइटी और डिप्रेशन में थे। मैं भी अपने वालिद के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, बड़ा देखता था चीज़ों को, बड़ा डीप हो जाता था यार, इतना डीप हो जाता था। मैं आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आज से 12 साल ऑलमोस्ट पहले मैंने अपनी बेगम को जो बातें कही थी ना, उसने मेरी वो उन बातों को ना, कोई ज़िंदगी का होता है ना, एक बंदा ज़िंदगी आपको बताता है, उसने मेरी बातों को कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी 12 साल पहले।
आज ज़िंदगी में जब वो 12 साल के बाद उसका एक मैच्योरिटी का लेवल हुआ है, तो वो मुझसे कहती है कि आपको कैसे 12 साल पहले ये बातें पता चल गई। तो इसी तरह मेरे दोस्त जो थे, जो मेरे क्लास में मेरे साथ होते थे, मैंने उनको छठी क्लास में बहुत सी ऐसी बातें बता दी कि जो वो अब मुझसे मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं यार सच में हमारे साथ वो चीज़ें अब हो रही हैं, तुझे कैसे पता चल गई। तो असल में क्या होता है कि जब आपके सर पे बाप का साया नहीं होता ना, तो फिर आप लाइफ अपनी नज़र से देखते हो, और लाइफ जब आप अपनी नज़र से देखते हो, फिर लाइफ में जो लोग होते हैं, जो माशरा होता है, वो आपको बहुत डैमेज करता है, इमोशनली हर्ट करता है, फिज़िकल हर्ट करता है, बड़ी चीज़ों से हर्ट करता है। तो वो जो एक बंदा होता है ना, जो वो एक सेंसिटिव हो जाता है वो इंसान। तो वो जो एक सेंसिटिव इंसान होता है, वो एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत अच्छी खुराक होती है। वो बड़ी जल्दी उनके लिए डाइजेस्ट हो जाता है, उनको पकड़ना बड़ा आसान होता है। तो मैं उन्हीं लोगों में से था। फिर मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, मैंने जब इर्द गिर्द के लोगों को देखा कि सब लोग पैसा 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 कर रहे हैं, कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं जब 9th क्लास की, तो मतलब मैं अगर सच बात बताऊँ तो मैं छठी क्लास में इतना अच्छा राइटर था कि मैं आज कहता हूँ कि मैं उतना अच्छा राइटर नहीं हूँ। मैं तब लिखता था कहानियाँ, और मेरी बहन ने ये जितनी शेल्फ पे बुक लगी है ना मेरी, इस पूरी बुक रैक्स पे, इससे ज़्यादा, इससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा मैंने वो उर्दू बाज़ार से जो रजिस्टर मिलता है ना, उस टाइम मुझे मिलता था मेरे ख्याल से 50 रुपये के, 40 रुपये के किलो के हिसाब से। मैं वो अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपनी पॉकेट मनी से किलो के हिसाब से लाता था, और मैं उस पर बैठ कर लिखता रहता था सारा सारा दिन। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं क्या लिखता हूँ, लेकिन मेरी उस लिखाड़ी में इतना दर्द था। वो दर्द था कि जब रिश्ते बदलते हैं, तो वो जो इंसान रिश्तों के बदलते जाने से ना, जो इंसान उस जगह पे होता है उसकी क्या कैफियत होती है, उसके क्या तासुरात होते हैं। जब ये माशरा उसे तोड़ रहा होता है, तो वो कहाँ से देख रहा होता है। जब अपने रिश्तेदार बैठ के लग्जरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और वो बच्चा 3-3 दिन भूखा रहता है, तो उसकी ज़िंदगी क्या होती है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, उसकी सोच क्या होती है, उसके अंदर कौन सा एक समंदर होता है जिसे वो कैद कर रहा होता है। फिर जब मैं 9th क्लास में हुआ, मैंने सोचा आई हैव टू मेक माई नेम, मुझे अपना नाम बनाना है। इन लोगों ने ऐसे पास नहीं आना। तब मेरी जंग सिर्फ नाम बनाने के लिए थी। मैंने 3 साल जिंदगी के 18 घंटे काम किया। 3 साल जिंदगी के मैंने अपनी जवानी का वो अर्क जो था वो निकाल के दिया था। मैं 9th क्लास में भी जॉब करता था कॉल सेंटर की, रात को जॉब करता था, सुबह आता था, स्कूल जाता था। मैट्रिक में भी जॉब करता था कॉल सेंटर की, रात को और सुबह स्कूल जाता था। फर्स्ट ईयर में भी मैं अपना कॉल सेंटर बिल्ड कर चुका था। सेकेंड ईयर में मैं अपने कॉल सेंटर से इतना पैसा कमा चुका था कि मैं चाहता तो बाकी ज़िंदगी अपनी बैठ के भी खा लेता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब लोग, मेरे दोस्त 5,000 की जॉब सर्च कर रहे होते थे और मैं करोड़ों में खेल रहा था उस टाइम, तब मेरे साथ एक चीज़ आई थी, दैट वाज माय एंजाइटी एंड डिप्रेशन। 8 साल ज़िंदगी के, लगभग ये 7 से 8 साल थे जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें की, मेडिसिन्स भी खाई, डिफरेंट चीज़ों पे की। कोई 3 महीने का कोर्स किया, कोई 4 महीने का कोर्स किया। ये तकरीबन 8 साल का अरसा है। मैं इसे 7 साल भी नहीं काउंट करता। वो जो लास्ट 9 मंथ्स का कोर्स था वो भी अगर करें तो 8 महीने, 8 साल बनता है। 8 साल मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया। वो 8 साल के बाद जो मैंने 3 साल लगाए सिर्फ इस ज़िंदगी को लगाए, नाउ इट्स 3.5 years। अब ये उसका जो है वो 4th ईयर चल रहा है। अब भी मैं कहता हूँ कि मैं 100% नहीं हूँ। मैं अब भी कहता हूँ मेरी कुछ वीकनेसेस हैं जिन पर मैंने काम करना है। वो सारी वीकनेसेस कंट्रोलेबल है, मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। पर यार एक चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। गलत कहता है कि कोई इंसान निकल नहीं सकता। अगर वो नहीं निकल सकता, अगर कोई नहीं निकल सकता, कोई कहता है नहीं निकल सकता, तो उसे मेरे चैनल पे ले आना, कहना कि ये बच्चा निकला है, ये बच्चा निकला है। इसके अंदर एक बच्चा था जिसने रोटी के लिए रोना, जो रोटी के लिए रोया है, जो रिश्तों के लिए रोया है, जो चीज़ों को लेके हर अच्छी चीज़ में से बुरी चीज़ तलाशता था, जो रातें जागता था, रातें रोता था, अपने आप को टॉर्चर करता था।
मैं अपने जिस्म पे सुइयां भी चबोता रहा हूँ कि मैं कहता था कि नहीं। वो मैंने एक सुना था कि जी एक इंसान था, वो यहाँ से बाल बांधता था पंखे के साथ, तो वो उसे ऊँग ना आए, जब वो ऊँग आए तो उसका बाल टूटे, उसे दर्द हो। ये मैंने भी किया हुआ है और बड़ी छोटी उम्र में मैंने ये किया है। तो मैं जब इतना ज़्यादा सोच के लाइफ के, अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वो गलतियाँ कुछ ना करता तो शायद मैं इससे आगे आता। लेकिन बात वही है कि जहाँ अल्लाह ने फाइन आपका मैदान डिसाइड किया होता है, फ़ाइट आपकी वहीं होती है, लड़ाई आपकी वहीं होती है। आप जो मर्ज़ी कर लें, इंसान के इख्तियार में प्लानिंग है, लेकिन उस प्लानिंग के रिजल्ट्स क्या निकलेंगे ये उसके इख्तियार में है। खैर मुझे तब की बात है, मेरे साथ जो है डेली पैनिक अटैक होते। कामरान भाई की वीडियोस देखता, जब पैनिक अटैक होता तो वही कामरान भाई का जो याद कर लेता कि यार ये सिर्फ 10 मिनट के लिए होता है, ठीक हो जाना है, कुछ नहीं होता पैनिक होने से। खैर दिन गुजरते गए, मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कुछ भी नहीं खाया, साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं गया मैं। खैर अपने आप को खुद को कंट्रोल करता गया। आप ये सोचें कि यहाँ तक कि मेरी शादी थी और मुझे कोई खुशी नहीं थी, फीलिंग्स नहीं थी, कोई फीलिंग्स नहीं थी शादी की कि यार मेरी शादी है। मैं बस एक ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा था कि भाई क्या हो। खैर कामरान भाई से मैंने ये भी पूछा कि भाई अगर मैं शादी कर लूँ तो हो सकता है मैं ठीक हो सकता हूँ। तो कामरान भाई ने भी यही कहा कि बहुत फ़र्क पड़ता है शादी करने से। तो माशाल्लाह वो चीज़ जो है काम आई मेरे। कामरान भाई ने बड़ा साथ दिया मेरा, बड़ा साथ दिया कामरान भाई ने। तो मैं अच्छा, सॉरी टू से, शादी करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बेपनाह फ़र्क पड़ता है। सॉरी टू से मेरी बहनें जो शायद मुझे गलत समझ लें, आप मुझे गलत समझते हैं, लेकिन समझ सकती हैं, लेकिन मेरे अल्लाह की कही हुई बात किसी सूरत नहीं गलत हो सकती, किसी सूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो देखा है ना, मर्द एक शादी से खुश नहीं है, उसको एक से ज़्यादा शादी की ज़रूरत है। तो जब वो एक से ज़्यादा शादी नहीं होती, मर्द इटसेल्फ बहुत बड़े एक डिप्रेशन के फेस में गुजर रहा होता है। इन भाई ने एक शादी की, अभी इनकी एक शादी हुई, तो इन्होंने कहा जी कि मैं एक शादी करूं। मैंने इनको फ़ौरन से पहले कहा करें, और शादी के बाद ये बहुत बदले। अब मैं आपको इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, मर्द आते हैं ख़ास तौर पे, कि जी हमारी मैरिड लाइफ वैसी नहीं है जैसी मैरिड लाइफ होनी चाहिए, हमारी बेगम जो है उसकी इंटरेस्ट उस तरफ नहीं है, लेकिन हम दूसरी शादी नहीं कर पा रहे, हम कैसे दूसरी शादी करें। इस माशरे में दूसरी शादी ज़ना से बड़ा गुनाह है। जिसने दूसरी शादी की, मेरे ख़ानदान में बड़े लोगों ने की, उनको इबरत बनाया जा रहा है, निशान इबरत। और जो हर सैटरडे नाइट पार्टी करनी है, उसके साथ सब लोग हैं। ओ भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जना को बढ़ावा दे रहे हो और निकाह को पीछे कर रहे हो। कैसे लोग हैं हम? मैं मेजॉरिटी में ऐसे लोगों को जानता हूं जो बेचारे एक शादी के साथ हैं, लेकिन वो सेंसिटिव लोग हैं, वो उस अपनी बीवी को दुख नहीं देना चाहते, वो उस बीवी को तलाक नहीं देना चाहते, वो उस नहीं, क्योंकि उसने शर्त रखी है कि अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो तुम मुझे तलाक दोगे, तुम मुझे छोड़ के जाओगे, तुम मुझे ये करोगे, तुम मुझे बच्चे मैं ले जाऊँगी, मैं तुम्हें जलील करूँगी, रुसवा करूँगी, वो बेचारे डर जाते हैं। अब उनके पास क्या रास्ते हैं? चाहे तो जना कर लें, चाहे तो छुप के निकाह कर लें, या चाहे अंदर ही अंदर जल लें। वो जो अंदर ही अंदर जलने की इटसेल्फ जंग है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। वो ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन नात में से एक है। इसमें फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो सब्र, और उस सब्र के साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ है आपकी अपनी ज़ात, आप अपना खून दे के वो दिया जला रहे होते। बड़ा मुश्किल काम है ये। अगर इतना ही आसान होता तो ये 70-70 साल के बाबे आपको जना करते ना नज़र आते। किसी का दिल नहीं करता अपने रब को नाराज़ करने को। ये गलत बातें हैं कि जी वो अयाश है। अयाश बंदे को भी पता है कि उसका रब उसको देख रहा है, लेकिन मसला ये है कि उसका सेल्फ़ कंट्रोल ज़ीरो है। और जिस बेचारे का सेल्फ़ कंट्रोल है, फिर वो खूबसूरत नहीं रहता, उसके जेब में उसका ज़हनी तवाज़न इतना कोई ठीक नहीं रहता, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है इंसान। ख्वाहिश की जंग लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये छोड़ दे जनाब, ये बातें हैं, ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही चल रहा है, पता नहीं और कहाँ कहाँ दुनिया कहाँ से निकल गई। हमने ही बस एक शादी जो है वो करेगा मर्द और बाकी दर्जनों जना करेगा, पता नहीं कहाँ से हमने ये
अपना सकाफ़त को बर्बाद कर दिया, कहाँ से चीज़ों कर लिया। सऊदी अरब में मर्द कितनी कितनी शादियाँ करता है, औरत को फ़िक्र ही नहीं होती। पर जो मर्द एक से ज़्यादा शादी करता है, मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। पर मर्द भी आजकल का वो है कि वो एक की तरफ हो जाता है, दूसरी की तरफ करता ही नहीं है। और दूसरी बेचारी रुल रुल के रो रही होती है। ओ भाई, जिसने शादी करनी है ना, एक से ज़्यादा करनी है, पहली चीज़ तो ये, एक चीज़ कुरान ने वाज़े अल्फाज में कह दी है, इंसाफ। अगर इंसाफ कर सकते हो तो करो, अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक भी ना करो। फिर तुम्हें रोज़े रखने होंगे, फिर तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। तो बात वही है कि भाई इंसाफ की शर्त है, और शादी हर मसले का हल है। यकीन करो, ज़हनी हर मसले का हल शादी है। बहुत रिलैक्स कर देती है इंसान को। लेकिन अगर पार्टनर आपको आपकी मर्ज़ी का मिल जाए, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ कि पार्टनर कैसा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे माँ बाप बहुत बड़ी गलती करते हैं। माँ बाप हैं, उनको कह तो नहीं सकते कि हमें हमारी मर्ज़ी का पार्टनर नहीं देते। वो समझते हैं कि शायद एक बहुत खूबसूरत लड़की हमारे लिए अच्छी होगी, वो समझते हैं कि शायद एक बहुत अमीर लड़का हमारे लिए अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने जितने भी लोग देखे हैं जो खूबसूरत होते हैं वो अनापरस्त होते हैं, उनके अपने अंदर एक होती है। और जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनके अंदर अपनी एक ईगो का इतना ज़्यादा पहाड़ होता है कि उन बेचारों को अपनी बीवियाँ नज़र नहीं आती। ओ जी साड़ी बुढ़ी ख़राब होगी, जी साड़ी बीवी दूसरे के साथ भाग गई। पहले तो अपने ऊपर 1001 लानत भेजो कि तुमने खुद उस शरीफ लड़की को मजबूर किया कि वो बेचारी तुम्हें छोड़ के कहीं और जाए। यार, औरत बड़ी सेंसिटिव है, औरत बड़ी इमोशनल है। यकीन करो, मैं बड़ा ख़िलाफ़ था औरतों के। मैं कहता था और फ़लाँ की बीवी फ़लाँ के साथ भाग गई। और जब मैंने पढ़ा, ज़िंदगी को देखा, औरत की साइकोलॉजी को पढ़ा, औरत को, यार मैंने कहा ये तो, पहले मैं लिटरली दुआ करता था कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह करे कि मुझे बेटे मिले, बेटी ना मिले। मैं बड़ा डरता था माशरे को देख के। बट लिटरली मैं अब सोचता हूँ कि यार, बेटी से ज़्यादा ना कोई अपने बाप को नहीं समझ सकता। बेटी से ज़्यादा आपके लिए कोई मोहब्बत का बाइस नहीं हो सकता। लेकिन आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपनी बेटी की तरबियत ऐसी करो कि वो जहाँ जाए फिर उसको देख के लोग कहें कि ये किसी गैरतमंद की बेटी है, किसी बगैरत की बेटी नहीं है। औरत बुरी नहीं होती, मर्द उसे बुरा बनाता है। अल्लाह ताला ने एक औरत के 4 मुहाफ़िज़ पैदा किए हैं। तो इन भाई ने शादी की और माशाल्लाह शादी के बाद ये काफ़ी बेहतर हुए। तो जो लोग शादी से डर रहे हैं, शादी करो। अभी तो एक से डर रहे हो, फिर तुम पूछोगे कि दूसरी कैसे करें। ये बड़ा होता है इंसान के साथ कि पहले एक नहीं होती, बाद में फिर बंदा दूसरी तीसरी के चक्कर में पड़ जाता है। जो इंसाफ कर सकता है वो लाजमी करे, और कोशिश करें कि तलाक याफ्ता बेवा से, बेसहारा लड़कियों से करे, ऐसी लड़कियों से करे जिनमें सच को आपकी ज़रूरत है, तो उनका सहारा बने। अल्लाह आपका सहारा बनेगा। चलें देखते हैं भाई आगे क्या कहते हैं। शादी शादी थी मेरी, लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो जैसे शादी हुई, वक्त गुजरता गया, मेरी जो हालत थी ना, जहाँ पे मुझे दिन में 10-10, 15-15 दफ़ा जो है पैनिक होता था मैं। फिर एक दिन में एक बार, फिर वो दिन भी आए, अच्छा, एक महीने में एक बार पैनिक हुआ मैं। तो ज़बरदस्त ये शादी की वजह से मैं इतना वो हो गया। ज़बरदस्त। मेरी बेगम जो है काफ़ी ख्याल रखती, समझने वाली थी। उसको मैंने बताया हुआ था कि मैं पैनिक होता हूँ भाई, ये मसला है मेरे साथ। ठीक है, बेगम समझने वाली थी, बड़ा लकी है ये भाई। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हमें तो पार्टनर ही हमारी मर्ज़ी का नहीं मिलता। जिसको गलती से बता दो यार मैं पैनिक हो रहा हूँ, तो आगे से कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। अल्लाह ना करे किसी को ऐसा पार्टनर मिले, लेकिन जिसको पार्टनर ऐसा मिल जाता है उसकी तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और जिसको पार्टनर उसकी मर्ज़ी का मिल जाता है उसकी तो ज़िंदगी बन जाती है। यार कुछ ना भी हो ना, आपके पास एक प्यार से समेटने वाली बाहें हो ना, आपको गले लगा के रोने वाली हों और कहें कि जो दर्द तुम्हें है वही दर्द मुझे है। खुदा की कसम, बंदे का आधा दर्द उधर ही कम हो जाए, आधा नहीं पूरा ही, पूरा ख़त्म हो जाता है। पता नहीं ऐसा कहाँ होता है, या शायद होता होगा। मैंने तो बहुत कम लोगों में ये केसेस में ये देखा है कि मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे को समझने वाले थे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम लड़कियाँ कहीं रोती देखी और लड़के कहीं रोते देखे। मैंने तो दोनों सिनेरियोज़ देखे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं।
हम अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश हैं, लेकिन बात वही है कि जिसका पार्टनर कोऑपरेटिव है उसके साथ। बहरहाल आगे सुनते हैं भाई क्या कहते हैं। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, बहुत अच्छी, यानी कि उसने मेरी बेगम ने जो है, मेरी बीवी ज़बरदस्त। ने खिदमत की ऐसी, ठीक है, बहुत ख्याल रखा, ठीक है। उसके जी मेरी शादी के कोई 2 महीने बाद मेरे वालिद साहब को ये मसला हुआ। उनको जो घबराहट हुई और चक्कर वगैरह आए और वहाँ पे गिर गए। मैं बहुत पैनिक हुआ कि यार ये क्या मसला हो रहा है। तो जब मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार मेरे साथ ये मसला हो रहा है, तो मेरी बात फिर वही याद आ गया कि यार ये तो मेरे साथ भी होता था। तो शायद वही है, पैनिक हो रहे हैं अबू भी। तो कहते यार मुझे ना हॉस्पिटल ले चलो, शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। हम हॉस्पिटल में लेकर गए, ब्लड प्रेशर चेक किया नॉर्मल, और ईसीजी करवाई नॉर्मल, माशाल्लाह। तो वालिद साहब को टाइफाइड हुआ था, तो उसकी वजह से जो वीकनेस थी उनको, तो टाइफाइड का ही इलाज करवाते रहे। माशाल्लाह सेहत फिर नॉर्मल हो गई, पर उनको ना पैनिक अटैक होते थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे ना किसी डॉक्टर के पास ले चलो, किसी डॉक्टर के पास जाए। फिर मैंने कहा कि चलो आपको ना साइकाइट्रिस्ट के पास ले चलते हैं, यहाँ पे हैं एक। तो उनके पास लेकर गए, माशाल्लाह उनकी मेडिसिन ली और माशाल्लाह ठीक हो गए मेडिसिन लेने से। उसके कुछ महीने बाद मेरे भाई को ये मसला हुआ। फिर मुझे पता चल गया कि यही है, सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, डिप्रेशन के। तो उनका भी मैंने यही किया, साइकेट्रिस्ट के पास ले गया, और उनको मैंने अपने वालिद साहब को भी, अपने भाई को भी बताया कि ये मसला है। मैंने कामरान भाई की वीडियोस दिखाई उनको, उनको यही कहा, मोटिवेट किया कि भाई इससे कुछ भी नहीं होना, ये जस्ट कुछ 10-15 मिनट का ही होता है ये पैनिक अटैक, तो ठीक हो जाना है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी अब ठीक हैं, वालिद साहब भी ठीक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बहुत अच्छा हूँ। और किस वजह से? ये कामरान भाई की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, बहुत अरे फ़ायदा नहीं नहीं, हुआ है। ये बहुत मोटिवेट किया है कामरान भाई ने मुझे। तो एक तो है, मेहरबानी मैं भाई। कुछ जो है अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में। जब शादी से पहले तो वैसे ही मेरी नींद ख़राब थी, शादी के बाद जो मैंने अपनी लाइफ को सेट किया सब चीज़। एक तो मुझे मेरा स्टमक था बहुत बिगड़ा हुआ था, बोतलें पीने की वजह से, चाय पीने की वजह से। उसको मैंने कंट्रोल किया जी। उसका हुआ ये कि शादी के बाद मैंने पहले तो नींद बेहतर की। मैं हद 9 बजे 10 बजे हद सो जाता था। मेरी बीवी भी माशाल्लाह काफ़ी समझदार है, उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि वाकई ये चीज़ें कवर करनी चाहिए, ठीक है। मैं चाय नहीं पीता था, ठीक है, बोतल बिल्कुल छोड़ दी थी। और उसके बाद ये है कि अगर रात में आप सो रहे हैं ना, तो आप खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के सोया करें। और बेशक। सब नमाज पढ़ा करें। एक मुझे नमाज में अभी भी घबराहट होती है, लेकिन बहुत कवर कर चुका हूँ। रात को लाजमी दुआ मांग के सोया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के सोया करें, और लोगों को माफ़ करके सोया करें इसमें। और हाँ, एक और चीज़, जब सोने से पहले ना अच्छी बातों को ना याद करके सोएगा। अपनी अच्छी लाइफ जो आपने गुजारी है, या अच्छा आने वाले वक्त को याद करके सोएंगे, तो मैं कहता हूँ 90% लोग इस बातों से ठीक हो जाएंगे जिनको नींद नहीं ना आती। अच्छी बातों को याद करके जब आप सोएंगे तो बड़ी प्यारी नींद आती है। जो मुझे नींद पहले नहीं आती थी, मैंने इस चीज़ को कवर किया अच्छी बातों को याद करके, अच्छे वक्त को याद करके। अगर आप सोएंगे ना, तो मैं कहता हूँ ऐसी नींद कभी आएगी भी नहीं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नींद हो चुकी है, बहुत अच्छी तबीयत हो चुकी है मेरी। एक तो है कि ये शादी से बहुत सारा कवर हुआ है मुझे, कवर किया मैंने अपनी एंजाइटी डिप्रेशन को। और दूसरा ये है कि नींद जो है अपनी पूरी करें, खाना वक्त पे खाएं, खाना वक्त पे खाएं, 3 टाइम का खाना खाएं, खाना वक्त पे खाएं। और जो है मेरे वाले साहब भाई तो चलो ये हुए थे साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से, लेकिन ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मेडिसिन के ही ठीक हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह
जहाँ मुझे पहले बहुत 15-20 पैनिक अटैक दिन में होते थे, अब मुझे कोई 7-8 महीने हो गया, मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब भी उदासी मायूस होता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे भतीजे भांजे उनके साथ वक्त गुजारता हूँ, छोटे बच्चों के साथ। ज़बरदस्त हो तो गई। ज़बरदस्त। कहाँ गई एंजाइटी, कहाँ गया डिप्रेशन। ये बीमारी जो है हम खुद बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को खुश रखें, मसरूफ़ रखें। मैं कहता हूँ एंजाइटी किसी नाम की कोई बेशक, नाम की चीज़ नहीं है एंजाइटी। ठीक है, ये बेशक। मेरी लाइफ स्टोरी थी, ये मेरा एक्सपीरियंस था। मुझे साल ही हुआ है अभी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद को कवर भी कर लिया। बेशक। ये होता है कि साइकाट्रिस्ट ने कहा था कि आपको जो है फैमिली प्रॉब्लम है, ये आपके वाले साहब को भी हो रही है, आपको भी हो रही है, आपके भाई को भी हो रही है। लेकिन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर कर लिया खुद को, और मेरे वालिद साहब ने भी, भाई ने भी कवर कर लिया। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी कामरान भाई की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें ज़बरदस्त। और इस पर अमल करें, बहुत फ़ायदा होगा ज़बरदस्त। इंशाल्लाह से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कामरान भाई। चलें, ये जी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था एंजाइटी का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से आपने पूरी भाई की लाइफ स्टोरी सुनी, और मैंने बेसिकली इन डिटेल इनकी वॉइसमेल को चलाया, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम कोशिश यही करता हूँ कि यार इन डिटेल वॉइसमेल चले। अब देखिए, इन भाई को बचपन से एक चीज़ का सामना था, और विद इन अ ईयर इन्होंने कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से मैनेज कर लिया। एक वक्त था कि एक दिन में 10 से 15 जो है वो पैनिक अटैक्स आ रहे थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें की? सबसे पहली चीज़ शादी की, दूसरी चीज़ अपने आप की नींद की बेहतर की, नींद को बेहतर किया, तीसरी चीज़ डाइट को बेहतर किया, चौथी चीज़ वॉक एक्सरसाइज वगैरह की तरफ आए, पांचवी चीज़ अपने आप को मैनेज करना सीखा। आपने मैनेज करना सीखा इन्होंने, और यही चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें अगर आप कर लें तो आप कर सकते हैं। इनका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लिटरली मुझे पता चल जाता है कि कौन बंदा जो है ना वो कितना मेरे साथ सिंसियर है, और मैंने इस बंदे को बड़ी जगहों पे देखा है। बड़े ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ ये मेरी बातें कर रहा होता है। आपको पता है, आप मुझे तो चीज़ें आती रहती हैं, और उन ग्रुप्स में जो लोग होते हैं वो मुझे भी बता रहे होते हैं कि सर फ़लाँ बंदा आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा होता है, फ़लाँ बंदा आपकी बड़ी बातें कर रहा होता है। बड़े ऐसे लोग हैं। आल्दो कि मैं बहुत से फेसबुक ग्रुप्स में से बैन हूँ, उसकी रीज़न है कि वो मेरी आइडियोलॉजी से बड़ा डिफरेंट है, और मैं उनकी आइडियोलॉजी से बड़ा डिफरेंट हूँ। वो चाहते हैं कि बंदे जल्दी ना ठीक हो, और मैं चाहता हूँ कि बंदे जल्दी ठीक हो। वो चाहते हैं कि बंदे उनके पास आएँ तो ठीक हों, और मैं चाहता हूँ कि बंदे किसी के पास ना जाएं, अपने आप पे टाइम लगाएं, वीडियोस देखें, अमल करें और ख़ुद ठीक हों। बस यहाँ से थोड़ा सा हमारा इख्तलाफ है, इसलिए मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक के बहुत से ग्रुप्स में बैन किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। बट आई डोंट माइंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम जो है वो यही है कि मैं मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट करूँ। अगेन वही चीज़ें जो मैं बताता आ रहा हूँ, अब नहीं मैं बताऊँगा कितनी ज़्यादा तो वीडियोस बन गई, 300+ वीडियोस बन गई। तो वीडियोस देखें, उन पे अमल करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यकीन से चलना, यकीन रखना। यकीन है तो इस चैनल पे आओ, देखो, टाइम दो। नहीं यकीन तो पहले कहीं और चले जाओ, वहाँ से थोड़ा टाइम लगाओ, देखो, समझो। जब वहाँ से भी तुम्हें लगे कि नहीं यार वो बंदा ठीक कह रहा था, फिर वापस आए। फिर जो चीज़ आपकी समझ में आएगी ना, वो शायद अभी ना आए। तो यकीन के साथ चलें, यकीन रखें, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी, आपकी जीत होगी, और आप ही जीतेंगे। जैसे ये भाई निकला, बहुत से लोग और निकले, बड़े लोग निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकल रहे हैं। अगर आप भी निकले हैं तो आप भी हमें अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आप समझते हैं कि मेरा ये कंटेंट दूसरे लोगों तक शेयर करना चाहिए, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपको लगे कि यार ये बंदा ठीक काम कर रहा है और इसका कंटेंट शेयर होना चाहिए, ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और इंसान की सक्सेस स्टोरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।